तो ये बात है 7 दिसंबर 1941 की। ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जब दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी के बेस पर एक तबाही आने वाली थी जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। शिप पर मौजूद एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर सूरज निकलते ही लोगों को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद उनके लॉन्ड्री कलेक्शन के काम में लग जाता है। सुबह के 7:57 पर डोरिस को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो कोई भी सेलर अपनी पूरी सर्विस में कभी नहीं सुनना चाहेगा। वो तुरंत बाहर निकलता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा आसमान जापानीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट से भरा हुआ था। पलक झपकते ही तबाही मचने लगती है क्योंकि जापानीज एयरक्राफ्ट चुन चुनकर अमेरिकन शिप्स को तबाह कर रहे थे। ये हमला अमेरिका की पर्ल हार्बर बेस पर किया गया था और आज हम जानेंगे कि जापान ने आखिर अमेरिका जैसे बड़े देश पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। डोरिस मिलर जैसा एक बावर्ची, उसे अमेरिका का इतना बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1941 में, जब अमेरिका ने चीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जी हाँ, वही चाइना जो आज अमेरिका को एक आंख नहीं पाता। हुआ कुछ ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर शुरू हुए 3 साल ही बीते थे, जिसमें एक तरफ जर्मनी और इटली थे तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड। इस जंग में अमेरिका का कोई पार्ट नहीं था। अमेरिका इसमें पूरी तरह खुद को न्यूट्रल रख रहा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में उसका काफ़ी नुकसान हो चुका था। इसलिए अमेरिका खुद को यूरोप और एशिया की जंग से अलग रखना चाहता था। पर एक देश ऐसा था जो अमेरिका को परेशान कर रहा था और वो था जापान। जापान के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने की वजह से वो अपने आसपास के देशों पर तेज़ी से कब्जा कर रहा था ताकि वो इन संसाधनों की कमी को पूरा कर सके। कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े इलाकों पर वो कब्जा कर चुका था। प्रशांत महासागर में इसके पास के फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया पर भी इसकी नज़र थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि मलेशिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नीदरलैंड्स की और फिलीपीन अमेरिका की। इन देशों को जापान का दूसरे देशों पर कब्जा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि जापान के पीछे असल में हिटलर था और हिटलर ब्रिटेन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की इन चीज़ों को देखते हुए 1941 में अमेरिका ने जापान को तेल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का तेल नहीं था बल्कि वो अपनी ज़रूरत का 80% तेल अमेरिका से ही लेता था। अमेरिका ने शर्त रखी कि पहले उसे चीन में अपना कब्ज़ा छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसे तेल दिया जाएगा। ये जापान के लिए एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था क्योंकि अगर जापान चीन पर कब्ज़ा छोड़ देता तो दुनिया कहती कि हिटलर साथ होने के बावजूद जापान ने अमेरिका से हार मान ली। दूसरी तरफ तेल था जिसके बिना जापान वैसे ही कमज़ोर पड़ जाता। जापान ने फैसला किया कि वो चीन से अपने सैनिक वापस नहीं बुलाएगा, पर उसने अंदर ही अंदर प्लान बनाया कि वो तेल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। पर यह इतना आसान नहीं था क्योंकि उस वक्त नीदरलैंड की कॉलोनी इंडोनेशिया थी। वहाँ तक पहुँचने के लिए फिलीपींस पर कब्जा करना ज़रूरी था जो कॉलोनी अमेरिका की थी। जापान जानता था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो इसकी जवाबी कार्रवाई प्रशांत महासागर में मौजूद पर्ल हार्बर बेस से की जाएगी। लेकिन जापान का तेल तेज़ी से ख़त्म हो रहा था, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमला तो करना था पर फिलीपींस पर नहीं, पर्ल हार्बर बेस पर। जापानीज मिलिट्री लीडर ने तय किया कि वो पर्ल हार्बर बेस पर अचानक हमला करके पूरे बेस को ही उड़ा देंगे ताकि उसके बाद जापान आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सके। जापान ने पर्ल हार्बर पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक फ्लीट तैयार की जिसमें 2 बैटलशिप्स, 39 सबमरीन्स, 30 ड्रोन्स और कई खतरनाक हथियार शामिल थे जैसे कि 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। इन एयरक्राफ्ट को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर की बात की जाए तो वहाँ पर 8 बैटलशिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन और 390 एयरक्राफ्ट थे। अमेरिका के पास जापान के हमले को नाकाम करने के लिए काफ़ी फोर्स थी,
लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि अमेरिका को पहले ही हमले का पता लग जाए। लेकिन जापान इसे टॉप सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो हमले से पहले हर तरह के वायरलेस कनेक्शन। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:57 पर 350 जापानीज एयरक्राफ्ट ने 2 अलग अलग ग्रुप में हमला किया। अमेरिका जो इस हमले से अनजान था, उन पर तो मानो कायनात टूट पड़ी। जापानीज एयरक्राफ्ट ने जैसे ही बॉम्बर्स की बारिश शुरू की, 45 मिनट तक ये हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो ऐसा लगा कि हमला ख़त्म हो गया है, लेकिन 10 मिनट बाद एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बचे हुए हार्बर को भी तबाह कर दिया। 1 घंटा 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा, जिसमें हर तरह से जापान का पलड़ा भारी था। अमेरिका के 20 वेसल्स, 8 बैटलशिप्स और 300 से ज़्यादा प्लेन्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया गया। धरती पर आग और आसमान में काले बादल छा गए। इसी दौरान अमेरिका की एक शिप में एक अफ्रीकन अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर भी था। लॉन्ड्री के काम के दौरान डोरिस को एक सायरन सुनाई दिया। सायरन सुनने के बाद वह तेजी से बाहर आया और देखता है कि जापानीज टॉर्पीडो ने उनके शिप्स को हिट कर दिया। कैप्टन समेत कई क्रूज मेंबर्स भी घायल हो गए। उसने अकेले ही सभी घायलों को एक सेफ जगह पर शिफ्ट किया और खुद ही एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से पलटवार किया। उसने बिना ट्रेनिंग के 6 एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया, जबकि जापान ने इस हमले में कुल 29 एयरक्राफ्ट्स को खोया था। डोरिस पहला अफ्रीकन अमेरिकन था जिसे पहला नेवी क्रॉस दिया गया। ये अमेरिका में मेडल ऑफ ऑनर के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड था। 1 घंटा 15 मिनट के इस हमले में जापानीज एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, पर अब वो अमेरिका को भी इस जंग में धकेल चुके थे। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला किया। अमेरिका ने जापान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपने बेस को ठीक करता रहा। कुछ शिप्स गहरे पानी में डूबी थी जिन्हें ठीक किया जा सकता था। 4 महीने के बाद अमेरिका ने भी ठीक जापान की तरह ही जापान पर हमला किया। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की राजधानी टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला हमला था और सबसे दमदार भी। इसके बाद अमेरिका नहीं रुका। अगले 4 सालों तक दोनों के बीच ऐसे ही जंग चलती रही, जिसमें अब अमेरिका जीत रहा था। जापान इसमें पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, पर वो हार मानने को तैयार नहीं था। जिसके बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे हिरोशिमा के ऊपर अपने B-2 सुपर फोर्स को तैनात कर दिया। इस जहाज़ ने 4400 किलो वजनी एक लिटिल बॉय नाम का न्यूक्लियर बम हिरोशिमा पर गिराया। 43 सेकंड्स के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद एक फायरवॉल ज़मीन से आसमान की तरफ जाती देखी गई, जिसने धरती का तापमान 5000 डिग्री तक पहुंचा दिया। ये इतिहास का पहला न्यूक्लियर हमला था जिसमें हिरोशिमा की 80,000 इमारतों को पल भर में मिट्टी में मिला दिया था। जापान अभी इससे उभरा भी नहीं था कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। यह मार्क 3 था, जिसका कोड नेम था फैटमैन। 4670 किलो के इस बॉम्ब के गिरते ही पूरे शहर को जड़ से मिटा दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस हमले में 2,60,000 लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया।